और इसमें अगर भारत को देखें तो जहां से मैं आता हूं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अगर सर्वाधिक आबादी वाला दुनिया का देश है तो सबसे ज्यादा कृषि भूमि भी भारत के पास है दुनिया में खेती की जमीन में भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। तो सर्वाधिक कृषि भूमि है। भारत के अंदर 20 जलवायु क्षेत्र है और दुनिया भर में लगभग 60 मिट्टी की किस्में हैं, जिसमें से 46 मिट्टी की किस्में हमारे देश के अंदर मिलती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की जो जलवायु है, हिंदुस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड की स्थिति है और जो दुनिया के तमाम मिट्टी किस्मों में अगर जो है 3/4 से ज्यादा मिट्टी किस्में अगर भारत में है, तो इसका मतलब दुनिया में पैदा होने वाले खाद्यान्न का अधिकतर पैदा करने की क्षमता हिंदुस्तान के अंदर है, उसकी जलवायु और उसकी मिट्टी में। और इसलिए आप देखें तो चाहे हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट हों, चाहे दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां हों, साम्राज्यवादी ताकतें हों, सबकी नजर हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र पर है, वहां के कृषि बाजार पर है। और उस कृषि बाजार को, उस कृषि क्षेत्र को हड़पने की पूरी कोशिशें हैं। और उन कोशिशों में आपने देखा कि 2020 में 3 कृषि कानून हमारी सरकार लेकर के आई, खेती के कॉर्पोरेटीकरण के। जब उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ, वो वापस हुआ, तो अभी हमारी सरकार अभी 26 नवंबर को, ये जो 26 नवंबर बीता है, उन्हीं 3 कृषि कानूनों को चोर दरवाजे से ले आई है। वो एक नया मसौदा लाई है कृषि व्यापार फ्रेमवर्क का, और उसमें उन्हीं 3 कृषि कानूनों को चोर दरवाजे से घुसेड़ करके भारत की खेती और उसके कृषि बाजार को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के हाथ में देने की एक साजिश। तो अभी हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि हमारे दक्षिण एशिया के सारे देशों की वही हालत है, अफ्रीका की भी यही हालत है, या जो भी ऐसे विकासशील देश हैं, जो भी ऐसे पिछड़े देश हैं, उनके यहाँ स्थिति लगभग यही है कि चौतरफा हमला हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, हमारी खेती पर और हमारे जो है कृषि बाजार पर जो है चौतरफा हमले करने की कोशिशें हो रही हैं। और अभी अमेरिका में जब ट्रंप दोबारा आए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले, जीतने के बाद ही भारत को धमकी देना शुरू कर दिया था। और हमारी जो मोदी सरकार है, वो पूरे तरीके से ट्रंप के आगे घुटने टेक दी है और वो जो है भारत के कृषि बाजार को, कृषि क्षेत्र को, कृषि जिन्सों के लिए भारत के दरवाजे जो है खोल रही है और अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत के दरवाजे खोल रही है। उसके लिए टैरिफ जो है बड़े पैमाने पर घटा रही है। तो इससे भारत के किसानों पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है और भारत के उद्योगों पर भी एक बड़ा हमला होने जा रहा है। तो अगर हम लोग ये देखें कि आजकल के ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो दौर आया है, तो इस क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर में अभी क्रोनी कॉर्पोरेट विभिन्न देशों में सामने आ रहे हैं। और हिंदुस्तान में जैसे हम लोग कहते हैं अडानी, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर का क्रोनी कॉर्पोरेट है। जैसे आप अमेरिका के अंदर देखेंगे तो अमेरिका में जो है अभी जो ये आए हैं एलन मस्क, ये जो है ये क्रोनी कॉर्पोरेट है। तो क्रोनी कॉर्पोरेट से अपने संसाधनों को बचाना, क्योंकि हमारी सारी सरकारें आज उस तरीके के क्रोनी कॉर्पोरेट के पक्ष में जो है तमाम कानून और नीतियों को बदलती जा रही हैं और उनसे अपनी खेती को, उनसे अपने कृषि बाजार को, उनसे अपनी नदियों को, अपने समुद्र को, अपने जंगलों को बचाना आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर इसको हम नहीं बचा पाए तो आप देखेंगे कि अभी आपने श्रीलंका की रिपोर्ट देखी। श्रीलंका आज अगर आर्थिक रूप से दिवालिया हुआ तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर नहीं है।
जमीनें लोगों के पास नहीं है, और जो उत्पादन हो भी रहा है वो बाजार की डिमांड पर हो रहा है, कॉर्पोरेट की डिमांड पर हो रहा है, उनके मुनाफे की डिमांड पर हो रहा है, वो लोगों की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं हो रहा। तो हमारी खाद्य जरूरत, हमारी आबादी के लिए बाजार की क्या डिमांड है ये बड़ी बात नहीं है। हमारी आबादी के लिए, जितनी बड़ी आबादी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे लिए अपने लोगों को भोजन देना ये हमारी कृषि की प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो कॉर्पोरेटीकरण खेती का हो रहा है वो बाजार के लिए, बाजार की डिमांड के लिए खेती का हो रहा है, और इसी का नतीजा श्रीलंका को भुगतना पड़ा है। और हम लोग अगर बचे अभी तक हैं तो सिर्फ इसलिए बचे हैं कि हमारी आबादी के आधे से ज्यादा हिस्से, बाकी देशों के आधे से ज्यादा हिस्से के हाथ में अभी भी वो संसाधन बचे हुए हैं, खेती बची हुई है, नदियां, समुद्रों के किनारे जो रोजगार है उसका अधिकार जो है अभी भी बचा हुआ है। और इसीलिए कोविड दौर में हमने देखा कि जब शहरों से लोगों को पलायन करना पड़ा तो हमारी उसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने शहरों के उस भागे हुए बोझ को भी जो है सहन किया और हमारे देश दिवालिया होने से बच गए। तो इसलिए इस खतरे को हमको साउथ एशिया के अंदर से ही हमारे सामने उदाहरण है कि हमें अपने इन संसाधनों को बचाना है। इनको बचाने के लिए हमारी जो है लड़ाई जो है संयुक्त रूप से आगे बढ़नी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे क्लाइमेट चेंज की बात है, क्लाइमेट चेंज का असर हमारी खेती पर दिखने लगा है, मौसम चक्र बदल गए हैं, उत्पादन पर असर पड़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान और मजदूर बड़ी संख्या में हमारे खेती में, सड़क में, दूसरी जगहों में, गर्मियों में दिन में काम करते हैं, उनके जीवन के लिए भी खतरा पड़ रहा है। हमने देखा कि इस दौर में जब से तापमान बढ़ा है, गर्मियों में लोगों की, मजदूर किसानों की मौतों का जो है, लू के चलते मौतों का जो है ग्राफ बढ़ गया है। भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि वो ग्राफ बढ़ गया है। तो ये क्लाइमेट चेंज का सवाल हमारी कृषि और किसान और मजदूरों के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी हमारे जो है एजेंडे में प्राथमिकता से रहना चाहिए। और तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को पूरी दुनिया के अंदर, जैसे हम अगर खाद्य संप्रभुता की बात करते हैं तो खाद्य संप्रभु हर देश नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जलवायु, उसकी मिट्टी सब कुछ पैदा करने की क्षमता नहीं रखती है। तो खाद्य संप्रभु दुनिया में हर देश नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया खाद्य संप्रभु हो सकती है। और इसलिए जब दुनिया खाद्य संप्रभु हो सकती है तो खाद्य संप्रभुता की रक्षा करना, यानी कि अपने पूरी दुनिया की आबादी को गरिमामय पूर्ण से भोजन मिले। गरिमामय पूर्ण का भोजन का मतलब ये है कि भारत की तरह 5 किलो राशन देकर के सरकार ये न कहे कि तुमने हमारा नमक खाया है इसलिए जो है हमको तुमको वोट देना पड़ेगा। गरिमामय भोजन का मतलब है कि आपको उसको उसके राइट के रूप में आपको उसको भोजन उपलब्ध कराना है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, और वो गरिमापूर्ण उसको आजीविका देनी है, आजीविका का साधन देना है, जिससे वो जो है गरिमापूर्ण जीवन अपना जी सके। तो इसके लिए लड़ना, और इसलिए पूरी दुनिया के लेवल पर हर नागरिक को गरिमापूर्ण रोजगार और गरिमापूर्ण खाद्य सुरक्षा उसकी हो, इस एजेंडे को भी हमको जो है अपने एजेंडे के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना होगा। दक्षिण एशिया का हमारा जो किसान संगठनों का ये जो समन्वय है ये मजबूती से आगे बढ़े, और आने वाले समय में हम लोग न सिर्फ 2 साल में एक बार बैठ करके बातचीत करें, बल्कि आने वाले समय में ये जो कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ लड़ाई है, ये जो क्लाइमेट न्याय के लिए लड़ाई है, ये जो अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग सामूहिक रूप से लड़ते हुए भी दुनिया के सामने दिखाएं, और दुनिया को हम उस लड़ाई का एक रास्ता दिखाएं, जैसे भारत के किसान आंदोलन ने दिखाया था। तो इसको हम और आगे बढ़ाएं। आप सबका धन्यवाद।